प्राइम टीवी की खास पेशकश हेल्थ मंत्र और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 फरवरी को हर साल हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज के जो लोग हैं वो कैंसर को लेके इतना जागरूक नहीं है। बहुत सारे टाइप के कैंसर होते हैं और कैंसर लोगों के लिए कई बार घातक और जानलेवा साबित हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। और आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे ओरल कैंसर की, और ओरल कैंसर के बारे में तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर समीर गुप्ता, जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और प्रोफेसर भी है। सर, मैं आपका प्राइम टीवी पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी। देखिए डॉक्टर, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि हम वर्ल्ड कैंसर डे तो जरूर मनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कैंसर को लेके लोग अवेयर नहीं हैं। इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? थोड़ा तो पेशेंट्स का जो डर है और थोड़ा आसपास वाले जो मतलब एक तरह से मिसगाइड करना जिसे कहते हैं। एक्चुअली कैंसर डेफिनेटली एक बीमारी है जिसको सुन के किसी को भी डर लग सकता है, पर अच्छी बात यह है कि अगर हम अर्ली स्टेज मतलब शुरुआती जब लक्षण आते हैं कैंसर के, तब अगर हम कैंसर को पहचानें, स्पेशलिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर इलाज कराएं, तो कोई कारण नहीं है कि कैंसर ठीक ना हो सके। बिल्कुल, यानी कि हमें टाइम रहते रहते किसी स्पेशलिस्ट के पास विजिट तुरंत कर लेना चाहिए। डॉक्टर, ओरल कैंसर कई बार हमने देखा है कि थिएटर्स में हम ओरल कैंसर्स के ऐड देखते हैं, टीवी पर ओरल कैंसर्स के ऐड देखते हैं। अब तो खैर जो भी चीजों का हम कंजम्पशन करते हैं उस पर भी अक्सर हम ऐड देखते हैं। ओरल कैंसर क्या होता है एग्जैक्टली? ओरल कैंसर का मतलब है मुंह का कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर। तो मुंह का कैंसर है तो आपके होंठ से लेके और पीछे जो तालू है उसके बीच का जो हिस्सा है, जिसमें आपकी जीभ टंग भी आती है, चीक गाल भी आते हैं, आपका जो ये जॉ है जबड़ा वो भी आता है, ऊपर तालू जिसको पैलेट कहते हैं हम वो भी आता है। तो मुंह के एक 6 या 7 हिस्से हैं और किसी भी हिस्से से कैंसर पनप सकता है, स्पेशली उनमें जो टोबैको तंबाकू का सेवन करते हैं। मेनली ये ओरल टोबैको जो गुटखा होता है या पान तंबाकू वाला जो होता है, जो कि मुंह में काफी देर तक रखा जाता है, उससे पनपते हैं मुंह का कैंसर। हालांकि सिगरेट और बीड़ी कंजम्पशन भी एक रिस्क फैक्टर है, स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर ओरल कैविटी कैंसर या मुंह के कैंसर का। अच्छा, जब हम ओरल कैंसर की बात करते हैं तो यही ज्यादातर हम ये सुनते हैं कि जो भी तंबाकू का कंजम्पशन कर रहा है उसको होता है, लेकिन फीमेल्स को आखिर ओरल कैंसर क्यों होता है? So other than tobacco, the tobacco के अलावा which is the strongest risk factor for this मुंह का कैंसर का, कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक दांत का ट्रॉमा, एक दांत है जो कि शार्प हो गया है या ढीला दांत है, वो परसिस्टेंट ट्रॉमा कर रहा है, कोई चोट पहुंचा रहा है, एक अल्सर बन गया है, तो उनमें भी कैंसर बनने का रिस्क रहता है। बट हाँ, जो फीमेल्स हैं 10 में से 4 या 6 में तो जरूर तंबाकू की हिस्ट्री निकलती है, चाहे वो गुलमंजन के फॉर्म में हो या गुटखा या पान मसाला के फॉर्म में हो। बट हाँ, 3 से 4 मरीज ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई ऐसा वेल डिफाइंड रिस्क फैक्टर नहीं होता, पर उनमें भी कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। दैट इज जस्ट प्लेन बैड लक। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर, अब तो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, छोटे छोटे जो यूथ है वो जिम कर रहे हैं, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो जब हम ओरल कैंसर की बात करते हैं तो क्या बच्चों में भी ओरल कैंसर का कोई ऐसा केस अभी तक देखने को मिला है? बच्चों में एक्चुअली ओरल कैंसर जो बड़ों में होता है, तंबाकू की वजह से कैंसर तो नहीं मिलता है, पर मुंह में और तरह का कैंसर जरूर बच्चों में देखा गया है, जो कि मेनली हड्डी से निकलता है, जिसको हम ओस्टियोसार्कोमा कहते हैं, या फिर जो मांसपेशियों का कैंसर होता है जिसको सार्कोमा कहते हैं। पर उस तरह का जो कैंसर जो बच्चों में मिलता है उसमें कोई वेल डिफाइंड रिस्क फैक्टर नहीं है कि आप कहें कि आपने भाई ये खाया था इसलिए आपको हो गया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, बच्चों में इस चीज की पॉसिबिलिटी? टोबैको इंड्यूस कैंसर नहीं होता है, बट अलग वैरायटी के कैंसर हो सकते हैं। वैराइटीज ऑफ कैंसर्स आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया, मेल्स में डिफरेंट, फीमेल्स में डिफरेंट। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस जो अभी भी आपको याद हो? बहुत हैं इस तरह की। कई बार ऐसी फीमेल्स हैं अनफॉर्चुनेटली जो प्रेग्नेंट हैं और उनके मुंह में कैंसर बना हुआ है, और आप डिलेमा में रहते हैं कि भाई क्या करें, पहले बच्चा जो कि भी प्रेगनेंसी है उसको प्रोटेक्ट करें या कैंसर के लिए दवा दें, बिकॉज कैंसर का ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी का अगर रोल हो तो कोई भी कीमोथेरेपी प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती है। तो इस तरह के चैलेंजेस केसेस को मैनेज करना डेफिनेटली एक मतलब बड़ी इश्यूज रहते हैं जो कि बहुत ध्यान से मैनेज करना पड़ता है।
अब हम ये ओरल कैंसर क्या था, कैसे हो रहा था, ये तो हम समझ रहे हैं। लगातार हमारे दर्शक भी, मेरे हिसाब से आप इतना अब इन डेप्थ में इंफॉर्मेशन दे रहे, समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्योंकि अक्सर लोग ट्रीटमेंट से भागते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो लोग अदर ऑप्शंस भी ढूंढते हैं। हाँ, तो मुंह का कैंसर के जो इनिशियल सिम्टम्स है, शुरुआती सिम्टम्स है, अगर हम उसको वहां पकड़ लें तो सबसे पहला स्टेप या सबसे ज्यादा मदद मरीज की तो वही होती है। तो कोई भी छाला मुंह में जो 2 या 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहा है, कोई दांत जो कि बिना वजह ढीला हो गया है, किसी भी छाले से खून निकल रहा है, स्पेशली उनमें जो तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उनमें डेफिनेटली उनको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर होता है, छोटा होता है, और ऐसे कैंसर का पहले कंफर्मेशन करा जाता है बाय वेरियस, या तो बायोप्सी से या फिर सीटी स्कैन या एमआरआई से। तो सीटी स्कैन या एमआरआई हमें ये बताता है कि कैंसर कितना लोकली फैला हुआ है, कि जीभ के कैंसर ने हड्डी को तो नहीं जकड़ा हुआ है, या गाल के कैंसर ने हड्डी को तो नहीं लिया हुआ है। और बायोप्सी कंफर्म करती है कैंसर को, और एक बार कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद डेफिनेटली ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है या ट्रीटमेंट शुरू होता है। यानी कि जब भी हम कैंसर का जिक्र करते हैं, जैसे कि आपने बोला कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो डिफरेंट स्टेजेस के लिए ट्रीटमेंट कितने डिफरेंट तरीके से होता है इसका? वही मैं मैसेज आपको, मतलब दर्शकों को आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ कि शुरुआती स्टेज जो कैंसर होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज, उसमें केवल कैंसर बेसिकली मोटे तौर पे 3 मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट से, 3 पद्धतियों से ठीक होता है। सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। कैंसर की स्टेज जितनी बड़ी होती है उतना ज्यादा चांसेस है कि आपको एक से ज्यादा पद्धति का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़े। वो हो सकता है कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी, कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी, या सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। पर अगर वो शुरुआती स्टेज का कैंसर है, छोटा छाला है, इसको स्टेज में साइज के हिसाब से बांटा जाता है, और मुंह के कैंसर का गर्दन में गांठें, लिम्फ नोड्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। तो साइज क्या है कैंसर का, और यहाँ पे गर्दन में उसकी वजह से गांठें बनी है या नहीं बनी है, इसके हिसाब से कैंसर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज में बांटा जाता है। तो अगर वो फर्स्ट या सेकंड स्टेज का कैंसर है तो शायद सर्जरी ही सफिशिएंट है ट्रीट करने के लिए। बट अगर वो थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में पहुंच जाता है, तब कहीं ना कहीं आपको शायद कीमो देनी पड़े उसको छोटा करने के लिए, तब ऑपरेट करना पड़े, और उसके बाद आगे रेडियोथेरेपी भी देने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा डॉक्टर समीर गुप्ता जी, अक्सर देखा गया है कि वॉइस में जो चेंजेस होती हैं, कभी कभी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सबसे ज्यादा मेल्स में मैंने ये देखा है कि मेल्स की जो वॉइस है वो लगातार चेंज होती है। तो क्या अगर वॉइस कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो ये भी एक ओरल कैंसर का सिम्टम हो सकता है? वो डेफिनेटली कैंसर का सिम्टम हो सकता है, पर वो ओरल कैंसर नहीं, नेक का कैंसर है, जिसको हम कहते हैं लेरेंजियल कैंसर। लेरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है, जहां से आवाज निकलती है, उसको लेरिंग्स कहते हैं। तो वहां पे अगर कोई भी छोटा सा भी दाना या गांठ होती है तो हमारी जो झिल्ली होती है आवाज की, वो प्रॉपर काम नहीं करती है और वॉइस में चेंज मैनिफेस्ट करता है। तो वॉइस चेंज डेफिनेटली एक सिम्टम हो सकता है कैंसर का, जहां आपको तुरंत ही स्पेशलिस्ट को दिखा के अपनी दूरबीन की जांच, वीडियो लेरिंगोस्कोपी करानी चाहिए। उससे वो देखेंगे कि भाई कहीं कोई दाना है या नहीं, और अगर है तो क्या उसकी बायोप्सी कर सके, जिससे कि वो कंफर्म हो जाए कि वो किस तरह का गांठ या दाना है। देखिए ये तो बहुत आजकल हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, जहाँ पर हर एक चीज मिलावटी है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है मेरे मुताबिक। और अक्सर ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि लोग कहते हैं कि हम तो कुछ भी खाते नहीं हैं, ना मसाला, ना हम अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, उसके बावजूद भी हमें ओरल कैंसर, तो क्या ये जेनेटिकल चीजों की वजह से भी होता है क्या? क्या किसी भी कैंसर का जो कॉज है वो मल्टीफैक्टोरियल है, कई कारण कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे मुख्य कारण तो तंबाकू का सेवन है, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मरीज जिनमें तंबाकू जो नहीं भी खाते हैं उनमें भी होने का डर रहता है। उसमें डेफिनेटली खान पान में जो बदलाव है, जो आप कह सकते हैं मिलावट है, पोल्यूशन है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। बट उन फैक्टर्स पे तो आपका कंट्रोल नहीं है। जिस पे कंट्रोल है वो ये कि भाई तंबाकू से दूर रहे। कोई भी ऐसा सिम्टम है, छाला हो रहा है, दांत ढीला है, दांत गिर गए हैं, तो उससे घबराए ना, स्पेशलिस्ट के पास जाए, जिससे वो आपको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करा सके, चीज को डायग्नोज करके कंफर्म कर सके और उसका इलाज आपको बता सके। बिल्कुल। तो डॉक्टर समीर गुप्ता आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम फिर वापस आपकी मुलाकात समीर गुप्ता जी से कराएंगे और ओरल कैंसर के बारे में हम और इन डेप्थ उनसे जानकारी लेंगे।
शांति डायग्नोस्टिक सेंटर सभी तरह की मेडिकल जांचों के लिए उन्नाव का सबसे विश्वसनीय संस्थान। पता रोशन खेड़ा निकट CHC पूर्वा उन्नाव। हमारे यहाँ मेडिकल जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। बेहतर उपचार, उच्च स्तरीय उपकरण, सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राजधानी लखनऊ का विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्थान एराइज हॉस्पिटल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ। पैरामेडिकल्स कोर्सेज के लिए प्रदेश का एकमात्र सर्वोच्च शिक्षण संस्थान। युवाओं के सपनों को जहां मिलती है उड़ान, अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुने बाबा हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, देवा रोड, मटियारी, चिन्हट, लखनऊ। अगर आपको भी सताता है हड्डियों का दर्द तो हम करेंगे उसका पूरा इलाज। आइए हमारे पास ऑर्थो एंड न्यूरो पेन क्लिनिक C2199 C ब्लॉक, इंदिरा नगर, निकट लेबर अड्डा चौराहा, लखनऊ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर समीर गुप्ता जी, जिनसे हम लगातार ओरल कैंसर की बात कर रहे हैं। देखिए समीर जी, हमने ओरल कैंसर के कॉज, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और क्या ये जेनेटिकल भी हो सकता है इसके बारे में बात की, और ये जाना है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो आपके पास आते हैं। देखिए शहरों में तो लोग फिर भी अवेयर हैं, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो वो बहुत लापरवाही करते हैं। वो आसपास के जो लोग हैं उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनमें अवेयरनेस के लिए क्या गवर्नमेंट को कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो आपके मुताबिक अभी तक ना लिया गया हो? एक्चुअली गवर्नमेंट तो एफर्ट कर रही है, जो मुंह का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर, ये 3 कैंसर डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में है। और उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जैसे आपने बताया कि खाने की जो चीज़ें हैं, तंबाकू वगैरह, उस पर फोटो बने हुए आते हैं, तो ये सब अवेयर करने का ही प्रोसेस है। पर इम्पोर्टेंट, और अब तो आयुष्मान योजना वगैरह इस तरह की योजनाएं हैं जिसके तहत इलाज भी काफ़ी हद तक मुफ्त हो जाता है। तो कोई बट एक जो इनहेरेंट डर है कि भाई हम वहाँ जाएंगे, कैंसर को छेड़ेंगे तो वो बढ़ जाएगा, तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि कैंसर बायोप्सी करने से नहीं फैलता है, आधा अधूरा इलाज या आधा अधूरा चीरा लगाने से फैलता है। तो अगर आपके कैंसर है, आप प्रॉपर जगह जाइए, इन्वेस्टिगेट कराइए, बायोप्सी कराइए और प्रॉपर इलाज लीजिए, तो कोई कारण नहीं है कि ठीक ना हो सके। पर अगर हम वो नीम हकीम या कोई छोटे उसके पास गए, उसने बेवजह ना बायोप्सी करी, ना कोई जांचें कराई, उस पर चीरा लगा दिया, वो कहीं ना कहीं इस बात को, मतलब कैंसर की स्टेज बढ़ाने में या उसको ठीक ना होने में परेशानी पैदा करता है। बिल्कुल, प्रोफेशनल्स इसीलिए हर एक फील्ड के होते हैं, इसीलिए प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। देखिए डॉक्टर, आप ट्रीटमेंट लगातार देते हैं, लेकिन क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि आपने कैंसर को एकदम सिरे से, रूट से हटा दिया, क्या वो फिर से बॉर्न हो सकता है क्या कैंसर? देखिए कैंसर एक बार होने के बाद डेफिनेटली देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड फील्ड कैंसराइजेशन। सो उसमें क्या होता है कि एक बार अगर आपके मुंह के किसी हिस्से में कैंसर पनप गया, तो उसके आसपास भी कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी रहती है कि एक कैंसर का इलाज होने के बाद उसके आसपास भी कैंसर बने, पर हर किसी में वो नहीं होता है।
तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार आपका कैंसर का इलाज पूरा हो जाए, उसके बाद जैसे जैसे डॉक्टर आपको बताए फॉलोअप के लिए, शुरुआत में हम जो करते हैं कि कैंसर का इलाज पूरा हो गया, उसके बाद पहले 6 महीने उनको हर महीने या 6 हफ्ते पे बुलाते हैं, जस्ट अपने ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जिसके लिए हमें दोबारा कुछ करना हो। पर जैसे जैसे समय बीतता है और मरीज प्रिकॉशंस रखता है, तंबाकू से दूर रहता है, खाने पीने में परहेज रखता है अपना जैसे बताया जाए, और जो दवाइयाँ बताई वो कंटिन्यू ले रहा है, तो धीरे धीरे वो पॉसिबिलिटी पहले 6 महीने में ज़्यादा, फिर अगले 6 महीने में कम हो जाती है, इसी तरह धीरे धीरे कम होती है। और इसी तरह हम मरीजों को भी धीरे धीरे करके लेट इंटरवल पे बुलाने लगते हैं, पहले 6 हफ्ते पे बुलाते हैं, फिर 2 महीने पे, फिर 4 महीने पे। तो वही है कि आपको क्लोज फॉलोअप पे रहना जरूरी है कैंसर के पेशेंट्स का। डाइट भी क्या, अगर किसी पेशेंट की डाइट की बात करें तो क्या कैंसर का अगर हमें कॉज पता चल गया तो क्या उसकी डाइट में भी चेंजेस आते हैं? डाइट में अनफॉर्चुनेटली ओरल कैंसर में क्या होता है कि अगर कैंसर है आपका बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं वो हड्डी तक पहुंच जाता है, मैंडिबल, जॉ बोन जिसे कहते हैं, तो आपको वो भी निकालनी पड़ सकती है। जब वो निकलती है तो कहीं ना कहीं पेशेंट को डाइटरी मॉडिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ कि लिक्विड डाइट पे ज्यादा रहना पड़ता है, सॉफ्ट डाइट पे रहना पड़ता है, तो वो एक मॉडिफिकेशंस हैं, बट देन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डू वेल विद इट, ऐसी कोई बात नहीं। और टाइम के रहते रहते वो फिर अपना नॉर्मल खान पान भी शुरू कर पाते हैं। डर, जब भी कैंसर की बात होती है तो कहते हैं ये तो लाइलाज बीमारी है, ये तो कभी ठीक ही नहीं होगी, अगर ये ठीक होगी तो ये किसी जो घरेलू नुस्खा इंडिया में बहुत चलता है डॉक्टर की, इंडिया के हर एक घर में 10 डॉक्टर होते हैं, तो इससे कितना बचना चाहिए? तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, देखिए कि आज के टाइम में हर चीज एविडेंस बेस्ड है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इलाज अपने मन से करता हूँ। तो दुनिया में कई जगह रिसर्च चल रही है और जो एविडेंस है वो यही है कि कैंसर सबसे अच्छा तो प्रिवेंशन है, या आप तंबाकू ना ही लें, हो ही ना, पर अगर हुआ है कैंसर तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत में, स्पेशली हमारी पार्ट ऑफ द कंट्री में जहाँ विलेजेस या रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहाँ भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं कि हम अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मेडिसिन से इसको ठीक कर लेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो इनिशियल डिजीज 1 सेंटीमीटर का था, वो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मेडिसिन में रहे या झाड़ फूक कह लीजिए, नीम हकीम कह लीजिए, वो इतना बड़ा के लाए कि दुर्भाग्यवश आगे इलाज होने लायक बचा ही नहीं कैंसर। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज के टाइम में जब सरकार भी मदद कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चला रही है, आयुष्मान के थ्रू आपको मदद भी दे रही है, तो फिर कहाँ डर है? फिर तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो बता देगा कैंसर है या नहीं, और अगर है तो उसका जो प्रॉपर इलाज एविडेंस बेस्ड है वो होगा। तो डर के आगे तो बढ़ना पड़ेगा, पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई सुनिए सबकी, पर करिए मन की। इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि अल्टीमेटली शरीर आपका है, तो ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। शरीर कहते हैं कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा। हम ओरल कैंसर पे बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप में ये देखने को मिलता है? अमूमन ये 35 से लेके 50, 55, 60 की उम्र तक होता है। जब वही एक्चुअली हमारे भारत में तंबाकू का सेवन वही 16, 17, 18, 20 की उम्र से शुरू होता है, तो 8-10 साल सेवन के बाद ही रिस्क बढ़ने लगता है। तो वही आप मान के चलिए 30-35 से लेके 55-60 की उम्र तक ज्यादा रिस्क होता है। अच्छा डॉक्टर, जब भी हम अगर कॉर्पोरेट लाइफ की बात करें तो जब अक्सर लोगों को सिगरेट या स्मोक करते देखो, जब उनसे पूछो तो कहते हैं सेटिस्फैक्शन है, इसीलिए हमारा प्रेशर रिलीज होता है, इसलिए हम सिगरेट पीते हैं। क्या वाकई जैसा लोग कहते हैं कि प्रेशर रिलीज करने के लिए बस हम पी रहे हैं? एक्चुअली इन सारी तरह के व्हाट यू कॉल जो हैबिट्स हैं, इनके डाउनसाइड्स होते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो। आप कुछ लोगों को लगता है, पर ऐसा क्यों होता है कि जब दुर्भाग्यवश किसी में कैंसर डिटेक्ट हो गया तो अगले ही दिन से वो छोड़ देता है, चाहे वो तंबाकू खा रहा हो या सिगरेट पी रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं सकते, छोड़ता है, मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। तो इट्स आपके मन की, मतलब खुद की सेल्फ विल है जो कि इम्पोर्टेंट है। आप आसपास देखें, समझें, आपके परिवार प्रियजन ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन चीजों से, तो डेफिनेटली आपको शक्ति मिलेगी इसको छोड़ने की। अच्छा डॉक्टर, पहले अगर हम पहले के ज़माने पर स्विच करें तो पहले खाना बहुत प्रॉपर हुआ करता था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हुआ करता था, साफ और शुद्ध हवा जिसे कहते हैं। अब तो ये सारी चीज़ें मिलती ही नहीं है, चाहे हम गांव वाले इलाके में जाए तो भी नहीं मिलती है। तो क्या कह सकते हैं कि पहले के कंपैरिजन में अब ये जो कैंसर्स है इसके पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं? 100%। पहले बहुत, आप हर कोई अपने एक्सपीरियंस से देख सकता है, अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों, मित्रों में कभी कभार सुना जाता था कैंसर है। अब तो हर दूसरे घर में ये है।
तो पहले डेफिनेटली इन्फेक्शियस डिजीजेस, डायरिया, कॉलरा, हैजा, इनसे ज़्यादा मृत्यु होती थी। पर मेडिकल साइंस ने एडवांसमेंट करा, पानी साफ हुआ, खाना थोड़ा सा बेटर हुआ, इन्फेक्शन, तो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस कम हो गए। पर क्योंकि लाइफ जो हमारी एवरेज लाइफ है वो पहले आज़ादी से पहले 40 साल थी, अब 67 ईयर्स है, 68 ईयर्स है। तो हमारा बॉडी भी एक मशीन है, तो जैसे जैसे मशीन काम करते करते कहीं ना कहीं खराबी होने लगती है, इसी तरह ह्यूमन बॉडी एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजेस, कहीं ना कहीं बॉडी का कोई पार्ट माल फंक्शन करने लगता है और वही कैंसर का मतलब ओरिजिन होने लगता है। बिल्कुल। एनवायरनमेंट का कितना असर पड़ता है, आप क्या मानते हैं? तो डेफिनेटली देयर कुछ कैंसर्स हैं जो एनवायरमेंटल हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा गॉल ब्लैडर कैंसर का, पित्त की थैली का कैंसर। पित्त की थैली का कैंसर महिलाओं में बहुत कॉमन है, और हमारा पार्ट जो है कंट्री का, नॉर्थ इंडिया जो गंगा के अराउंड है, यहाँ पे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इंसिडेंस है गॉल ब्लैडर कैंसर का। उसका एक कारण तो पित्त की थैली में पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, बट और भी इन्वायरमेंटल कारण है, क्योंकि केवल नॉर्थ इंडिया या इंडो गैंजेटिक बेल्ट में ही ये कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है, साउथ में इतना नहीं है। इसी तरह पूरे विश्व में कुछ एरियाज हैं जहाँ ये कैंसर ज्यादा है, तो ऐसे कुछ और भी कैंसर हैं जो एनवायरमेंट रिलेटेड है। अच्छा, ऐसे कैंसर्स हैं जो वाकई से एनवायरनमेंट की वजह से हाँ, होते कुछ एरियाज में एंडेमिक हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। क्या अगर हम ओरल कैंसर की बात करें तो क्या ये यूपी में ज्यादा देखने को मिलता है, ये कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि नॉट केवल यूपी में नहीं, पर उत्तर भारत में, यूपी है, दिल्ली है, बिहार है, बंगाल है, बिकॉज यहाँ पे तंबाकू जो चबाने वाला है, गुटखा या पान मसाला या पान ज्यादा प्रेवलेंट है। साउथ इंडिया में इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, और बुक के कैंसर का मेन कारण जो है वो तंबाकू है। तो डेफिनेटली जहाँ तंबाकू का सेवन ज्यादा होगा वहाँ डेफिनेटली ज्यादा पेशेंट्स होंगे जिनके मुंह में कैंसर। अच्छा डॉक्टर, एक मिथ है कि अक्सर सुना भी है मैंने कि पुराने जमाने में भी तो जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे वो हुक्का गुड़गुड़ाते थे, उनको तो कभी कुछ नहीं हुआ। अगर हम दिन में या हफ्ते में एक बार स्मोक कर लेंगे तो बुराई क्या है इसमें? एक्चुअली पहले इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटीज इतनी नहीं थी, लोग अस्पताल पहुंच नहीं पाते थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता था कि सब अच्छे भले थे, एकदम चले गए। पर उस समय डायग्नोसिस ही नहीं होता था, एक, और दूसरा डेफिनेटली खाना अच्छा था, लोग फिजिकल एक्टिविटी भी करते थे, तो वो फैक्टर्स अब कम हो गए, तो कहीं ना कहीं दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ नॉट ओनली ओरल कैंसर और भी तरह के कैंसर। ये मिथ भी है लोगों का कि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जो आम आदमी है वो तो कैंसर का ट्रीटमेंट करवा ही नहीं सकता है, ऐसा मिथ है लोगों का। तो लोग ये भी कहते हैं हम इसीलिए डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते, वो इतनी महंगी महंगी दवाई बताएंगे जो कि पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए लेना। एक्चुअली पहले एक हद तक ये सही है, पर उसमें दो चीजें हैं। एक, जैसे मैंने बताया, अर्ली स्टेज कैंसर, अगर शुरुआती स्टेज में कैंसर है उसका ट्रीटमेंट प्राइमरीली सर्जरी है, या शायद केवल सिकाई है। तो जब सिंगल मोडालिटी ट्रीटमेंट है तो उसकी कॉस्ट उतनी नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, अब तो बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो कि सपोर्ट करती हैं ट्रीटमेंट को, तो अब तो कोई भी मरीज जिसके पास पैसे नहीं है, आयुष्मान योजना के तहत कहीं भी इलाज करा सकता है। तो पहले माना ये हो सकता था, पर अब ऐसा शायद नहीं है। कैंसर हमारे जैसे KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, और भी सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ कैंसर का इलाज अभी भी लोगों की पहुँच के बाहर नहीं है। बट हाँ, कुछ दवाई है जो बहुत महंगी है, पर वो 100 में शायद 5 जनों को जरूरत होती है। बाकी 90 या 95% लोग तो जो कॉमन मोडालिटी है, सर्जरी है या रेडियोथेरेपी है या बेसिक कीमोथेरेपी है, उसको उपयोग करके कॉम्बिनेशन में ठीक हो रहे हैं उससे। अच्छा, KGMU में तो अलग अलग कह सकते हैं कि स्टेट से भी पेशेंट आते हैं, अलग अलग जिलों से भी पेशेंट आते हैं, तो जब ग्रामीण इलाकों से पेशेंट आते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना कितना बड़ा चैलेंज होता है आप लोगों के लिए? थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, पर हाँ, जो रूरल बैकग्राउंड से पेशेंट हैं, कम से कम वो विश्वास के साथ तो आते हैं कि भाई हम यहाँ पहुँच गए, हम जो कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, वो सुन लें। तो अगर आप उन्हें ढंग से समझाइए ट्रीटमेंट के प्रोज एंड कॉन्स की, क्या फायदा है और क्या नुकसान है, प्रॉपर समझाइए, तो हर किसी को समझ में आ जाता है कि इलाज कराना बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन वुमेन्स, अक्सर महिलाएं अपनी बीमारियों को टाल देती हैं कि अभी हमने दवाई ले ली है, ठीक हो जाएगा, और उनमें बीमारी तब पता चलती है जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो जब ऐसी महिला, कोई पेशेंट आपके पास आती है, तो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस आपके जहन में जो हो? फीमेल्स में डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम होती है कि
एक तो नेग्लेक्टेड कह लीजिए, वो खुद भी नहीं बताती हैं, और फिर घर में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उन पे ध्यान कम दिया जाता है। तो ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और उनको सबसे पहले तो जोर से डांटा जाता है ये कह के कि भाई क्यों नहीं ध्यान दिया। बट हाँ, मतलब अगर वो आते हैं, लेट भी आते हैं, पर ठीक है, ट्रीटमेंट तो करना ही है, तो कुछ ना कुछ इलाज का तरीका निकाला जाता है, करा जाता है। बिल्कुल। अभी जब आप जाते होंगे अपने पेशेंट को ट्रीट करने, तो अक्सर देखते होंगे गली नुकड़ों पे जो यूथ है हमारा, वो सिगरेट पी रहा है, कंजम्पशन कर रहा है मसालों का, पान मसालों का, जो कि प्रोहिबिटेड है। दिखाया भी जाता है कि मत लीजिए, मत इनटेक करिए। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या नसीहत देंगे? ये कहेंगे कि भाई शरीर आपका है, थोड़े इन व्ययों से दूर रहे, उतना अच्छा है। हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज करें, अच्छा खाएं, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, व्यायाम करें, और जितना हो सके इन व्ययों से दूर रहें। बिल्कुल। और महिलाओं को क्या संदेश दें, क्योंकि महिलाएं अक्सर बीमारी अपनी नेगलेक्ट कर ले जाती हैं? इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि कोई भी परेशानी है तो टाइमली उनको बताएं, आप भी जाएं, क्योंकि आप किसी भी घर की बैकबोन है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आगे परेशानी घर में सबको होगी। तो इसलिए अगर आपको कोई परेशानी है तो उसे घबराएं ना, प्रॉपर कंसल्ट करें, और अर्ली स्टेज पे डिजीज डिटेक्ट होगा तो उसका ट्रीटमेंट से ज़्यादा चांसेस हैं आपके ठीक होने। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जब हम थिएटर्स में जाते हैं तो जो बड़े बड़े एड्स आते हैं, बड़ा लोग उसको देख के डर जाते हैं कि अरे ये तो कैंसर है इसको, अब इसके पास हम कैसे जाए। लोगों का मिथ भी होता है, ग्रामीण इलाकों में आज भी मैंने देखा है डॉक्टर के लोग कहते हैं उसे कैंसर है, हमको भी हो जाएगा, हम तो उससे मिलने ही नहीं जाएंगे। तो लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि ये फैलती है डिजीज। नहीं, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। कैंसर छूने से नहीं फैलता है। किसी मरीज का आप ख्याल रखते हैं, उसका देखभाल कर रहे हैं, उससे डेफिनेटली कैंसर नहीं फैलता है। तो कैंसर छुआछूत वाली बीमारी तो बिल्कुल नहीं है। कैंसर छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपना। लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है। यूथ की लाइफ स्टाइल, डॉक्टर, मैंने देखा है कि वो कभी सुबह उठ रहे हैं, कभी रात को देर देर तक सो रहे हैं, कभी रात को 3-3 बजे तक सो रहे हैं। मतलब कि वो डिमांड ऑफ प्रोफेशन हो सकता है, बट उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम सिगरेट या अल्कोहल में मतलब उसको करें। मतलब ठीक है, लाइफस्टाइल सबके प्रेशर्स होते हैं, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू विथस्टैंड दोस प्रेशर्स। ओके, थैंक यू डॉक्टर समीर गुप्ता जी हमारे साथ प्राइम टीवी पर जुड़ने के लिए। तो ओरल कैंसर को लेके हम लगातार बातचीत कर रहे थे और डॉक्टर समीर गुप्ता से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इसका रूट कॉज क्या है और इससे कैसे बचा जाए, और लाइफ स्टाइल को चेंज करना आज के ज़माने में कितना ज़रूरी है। इसके बारे में हमने हर एक पहलुओं को बहुत गौर से समझा और हमारे दर्शकों के भी हर एक सवालों का जवाब देने की कोशिश डॉक्टर समीर गुप्ता जी ने बखूबी की है। धन्यवाद समीर जी हमारे साथ इस प्राइम टीवी के स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो हेल्थ मंत्रा में एक बार फिर हम आपकी मुलाकात किसी और डॉक्टर्स के साथ कराएंगे जो आपके हर एक सवाल का सीधा सटीक जवाब देगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और मुझे दे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल। जानकारी पहुंचेगी जन जन तक। आपका काम करेगा धमाल।
इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।